हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु हेम कुमार। तो आज है 11th क्लास की फिजिक्स सेकंड चैप्टर का अगला लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 11th। तो देखिए बच्चों, अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में लंबाई का और द्रव्यमान का मापन पढ़ लिया और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे समय के मापन की, कि समय को कैसे मापेंगे, यानी मेज़रमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए, प्रकृति में छोटी से छोटी और बड़े से बड़े समय अंतरालों की परिघटनाएं होती रहती हैं। तो इनका मापन यानी सूक्ष्म समय अंतराल भी हैं और बहुत बड़े समय अंतराल भी हैं। तो उसको किस तरीके से मेज़र करते हैं उस समय अंतराल को, तो इस चीज़ को आज के इस लेक्चर में हमें सीखना है। तो देखें, समय का मापन करने का सिद्धांत क्या है कि कोई भी परिघटना अगर एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है, यानी निश्चित समय अंतराल के बाद उस परिघटना की पुनरावृत्ति होती है, तो यही परिघटना समय के मापन में प्रयुक्त की जा सकती है। अब वो परिघटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, बस शर्त क्या है कि उस परिघटना के घटित होने का जो समय अंतराल है वो निश्चित है और उस घटना की पुनरावृत्ति उसी निश्चित समय अंतराल में हो रही है। तो इसी आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए आपने दीवार घड़ी देखी है, तो उसमें सुई एक चक्कर लगा लेती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है और 1 घंटे के बाद फिर अपनी घटना को पुनरावृत्ति कर रही है, ये नहीं कि रुक गई, फिर आगे चल रही है। तो बार बार एक निश्चित समय अंतराल से वो घटना क्या है, घड़ी की सुई का घूमना। तो वो घड़ी की सुई एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर अपनी गति को दोहराती है, यानी पुनरावृत्ति करती है। बात समझ रहे हैं? सेकंड वाली सुई है 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है, फिर अगला चक्कर शुरू कर देती है, उसमें भी 60 सेकंड लेती है, फिर अगला चक्कर शुरू करती है, उसमें भी 60 सेकंड लेती है। यानी समय के मापन का मूल जो कॉन्सेप्ट हुआ वो क्या हुआ कि कोई भी परिघटना जो अपने एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है, दोहराती है उस घटना को, तो वो समय के मापने में प्रयुक्त करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए, कई टाइप के मेथड्स हैं, कई टाइप की घड़ियां हैं जो हम समय के मापने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे सौर घड़ी की बात करें तो सौर घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? सौर घड़ी देखें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कक्षा में गति कर रही है, तो वो भी एक निश्चित समय के बाद वो गति पुनरावृत्ति हो रही है उस गति की। तो यहाँ पर हमने कौन सी परिघटना ली कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। 1 वर्ष पूरा हो जाता है, फिर अगला 1 वर्ष में पूरा चक्कर कर लेती है। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, ठीक। और एक चक्कर पूरा 1 वर्ष में कर लेती है, फिर अगला चक्कर यानी फिर पुनरावृत्ति होती है। तो सौर घड़ी इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसी से समय का मापन करते हैं। जैसे 1 वर्ष का मापन कब हो जाता है? जब पृथ्वी पूरा सूर्य का एक परिक्रमण कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूम रही है, जो कि 1 दिन में वो अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इस तरीके से सौर घड़ी समय के मापन में प्रयुक्त की जाती है। लेकिन सौर घड़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसका जो मापन है वो ज़्यादा यथार्थ नहीं है, क्योंकि जो चक्कर है पृथ्वी का जो घूर्णन है अपनी अक्ष के परत है और उस कक्षा में जो चक्कर है सूर्य के परत है, इसमें समय में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। आपने देखा होगा कि हर दिन 24 घंटे का नहीं होगा, दिन से दिन तक समय बदल जाता है। कि आप लोग जब देखते हैं, अखबार पढ़ते होंगे, तो किसी दिन सूर्योदय किस समय हुआ, अलग अलग दिन सूर्योदय का समय बदल जाता है, सूर्यास्त का समय बदल जाता है। तो ये घड़ी
एक शुद्ध माप नहीं दे पाती है तो ज़्यादा यथार्थ नहीं है। वर्ष से वर्ष में भी पूरे परिक्रमण काल का समय भी बदल जाता है, इसीलिए 4 साल बाद एक लोंद का वर्ष लीप ईयर आता है। तो बात समझ रहे हैं ना। तो सौर घड़ी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रही। फिर एक वैद्युत दोलित्र घड़ी होती है। वैद्युत दोलित्र घड़ी में क्या होता है कि एक 50 हर्ट्ज़ की प्रत्यावर्ती धारा, 50 हर्ट्ज़ का एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा एक वैद्युत मोटर में प्रवाहित की जाती है। वो वैद्युत मोटर समतुल्यक यानी सिंक्रोनस होती है, और जब वो विद्युत धारा 50 हर्ट्ज़ की प्रत्यावर्ती धारा उस मोटर में जब गुजरेगी तो वो मोटर घूमने लगती है, घूर्णन करने लगती है। तो उसमें भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका घूर्णन यानी वो घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके घूर्णनों को भी हम समय का एक पैमाना बना लेते हैं, समय के मापन में इसके घूर्णन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी, देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी जो है वो दाब वैद्युत प्रभाव बच्चों समय की बचत के लिए मैंने ये जो मेथड्स हैं पहले ही लिख दिए हैं, अब समझाता चल रहा हूँ। दाब वैद्युत प्रभाव कह लो या पीजो वैद्युत प्रभाव कह लो, एक ही बात है। कहीं आपको ये लिखा मिल जाएगा, कहीं ये पीजो वैद्युत प्रभाव, दैट इज पीजो, PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस घटना पर आधारित है। अब ये क्या है दाब वैद्युत प्रभाव, इसको समझ लें कि दाब वैद्युत प्रभाव में, देखिए भाई पहले इसको समझा दूं मैं, परमाणु घड़ी उसके बाद लिख दूंगा, या इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए दाब वैद्युत प्रभाव क्या है। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी जो होती हैं वो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन पर आधारित हैं। तो देखिए इस क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में एक विशेषता होती है, जैसे ये क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल है, सपोज मैंने ये क्रिस्टल लिया है क्वार्ट्ज का, तो एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है। अगर हम इस पर, इन दोनों पृष्ठों पर यानी अपोजिट समांतर, एक इस पृष्ठ के समांतर ये पृष्ठ हुआ, बात समझ रहे हैं, इन दोनों समांतर पृष्ठों पर और विपरीत, जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों, एक सेकंड ज़रा आप होल्ड रखेंगे। जैसे सपोज, एक सेकंड, जैसे बच्चों सपोज ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। तो इसमें दो समांतर विपरीत पृष्ठ कौन से हुए, एक पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ ये हुआ। तो अगर हम इन पृष्ठों पर परिवर्ती दाब लगाएं, यानी जो परिवर्ती हो और आवर्ती रूप से समान समय अंतराल में बदल रहा हो, ऐसा दाब अगर यहाँ लगाते हैं तो इसके विपरीत पृष्ठों पर अन्य जो दो पृष्ठ बचे, बात समझ रहे हैं, उन पर क्या होगा, एक दोलनी विद्युत वाहक बल यानी ऑसिलेटरी EMF डेवलप हो जाता है, बात समझ रहे हैं। तो उन पृष्ठों पर, जैसे एक पृष्ठ ये हो गया और एक इसके पीछे वाला, इनमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत दोलन, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, दोलनीय विद्युत वाहक बल। दोलन का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी क्रिया एक निश्चित समय अंतराल के बाद होती है। जैसे एक पेंडुलम लें और इसको यहाँ ला के छोड़ दें तो इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये इसके दोलन हैं। एक निश्चित समय लेते हैं और वो घटना, ये दोलन इसके प्रारंभ हो गए, इसको दोलन कह देते हैं। तो दोलनीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि उसके दोलन का समय ही समय के मापने में प्रयुक्त किया जाता है, बात समझ रहे हैं। तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी हैं, जैसे आप ये कलाई पर जो घड़ी पहनते हैं उस पर लिखा होता है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, चाबी वाली घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, चाबी भरते हैं वो घड़ी अलग हो गई। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी भी समय के मापन में प्रयुक्त की जाती है बच्चों। अब इस घड़ी की यथार्थता इतनी है, देखिए सौर घड़ी ज़्यादा यथार्थ नहीं थी, क्योंकि
हर दिन का समय बदल रहा है, परिक्रमा का समय बदल रहा है। लेकिन ये जो घड़ी है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी, वो 10 की घात 9 सेकंड में से 1 सेकंड का वेरिएशन आता है। यानी 10 की घात 9 सेकंड जब हो जाएंगे तब जो उसमें एरर आएगी, त्रुटि, या तो 1 सेकंड ज़्यादा या 1 सेकंड कम हो सकती है। यानी उसकी यथार्थता कितनी है, इस घड़ी की क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी काफ़ी यथार्थ हैं। 10 की घात 9 सेकंड में 1 सेकंड का ही वेरिएशन आता है। जब इतना समय अंतराल गुजर जाएगा तब ये घड़ी या तो इतनी सुस्त होगी या तेज़ हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी यथार्थ होगी। 10 की घात 9 सेकंड तो बहुत हो गए, 10 की घात 9 यानी 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 अरब सेकंड जब हो जाएंगे तब 1 सेकंड की त्रुटि आ सकती है। तो बहुत सूक्ष्म समय को नापने में काम आ रही है। तो ये घड़ी काफ़ी रिलायबल होती हैं, विश्वसनीय होती हैं, इनकी माप काफ़ी यथार्थ होती है। अब बात आती है परमाणु घड़ी, या इसको सीजियम घड़ी भी बोल सकते हैं, सीजियम परमाणु घड़ी भी बोल सकते हैं। सीजियम, इसमें सीजियम 133 उसका ही आइसोटोप है, समस्थानिक सीजियम 133 ये प्रयुक्त किया जाता है परमाणु घड़ी में। तो परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु से उत्सर्जित होने वाले एक विशेष प्रकार की तरंग, एक विशेष तरंगदैर्घ्य के विकिरण के कंपन नोट किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो जब परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु से उत्सर्जित होने वाली विशेष तरंगदैर्घ्य का विकिरण जो है, मैं विकिरणों की संख्या लिख रहा हूँ बच्चों, 919263। आप ये मत सोच लेना कि मैं कोई मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। देखिए आप लोग मोबाइल नंबर भी समझ सकते हैं, 10 अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सकता है भाई किसी व्यक्ति के पास ऐसा मोबाइल नंबर हो। यहाँ ये मोबाइल नंबर नहीं है, क्या है कि जब इतने कंपन हो जाएंगे उस रेडिएशन के, कितने कंपन हो गए, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन जब हो जाएंगे तब वो कितना होगा, 1 सेकंड होगा। तो इससे देखिए कितना सूक्ष्म समय नाप सकते हैं। यानी इतने कंपन हुए तब 1 सेकंड हुआ, ठीक है ना। तो ये कंपनों की संख्या है, मोबाइल नंबर नहीं है भाई। बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लिखने का तरीका है। इतने कंपनों का समय 1 सेकंड है। तो इस घड़ी से हम बहुत छोटा समय अंतराल माप सकते हैं। देखिए जब इतने कंपन होंगे तब नाप रहे हैं 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का कितना छोटा हिस्सा इससे नापा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? और ये घड़ी इससे भी थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा यथार्थ है। तो ये भी घड़ी काफ़ी यथार्थ है, और ये भी सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय समय मापन का जो पैमाना है वो सीजियम परमाणु ही है। ये परमाणु घड़ी है, इसी के आधार पर स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो ये घड़ी ही उत्तरदायी है बाकी की अन्य सभी घड़ियों के समय के मिलान के लिए। तो अब इंडिया में भी ये घड़ी है जो स्टैंडर्ड घड़ी, सीजियम परमाणु घड़ी, जो कि राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में रखी हुई है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में, NPL में। तो इस घड़ी की यथार्थता देखिए, जब 10 की घात 13 सेकंड हो जाएंगे तब ये 1 सेकंड प्लस माइनस हो सकती है। तो इसकी यथार्थता की सीमा कितनी है, 10 की घात 13 सेकंड में से 1 सेकंड की है। तो ये इससे भी ज़्यादा हो गई, इस वाली संख्या से भी ज़्यादा हो गई। ये तो बच्चों इसका है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी का टॉपिक है, और ये जो चल रहा है ये परमाणु घड़ी का टॉपिक है। तो देखें 10 की घात 13 सेकंड में 1 सेकंड, बात समझ रहे हैं? तो ये घड़ी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 1 वर्ष का हिसाब देखें, 1 वर्ष में जैसे आपने देखा होगा कि आपकी घड़ियां सुस्त और तेज़ हो जाती हैं, ये घड़ी 1 वर्ष में 1 सेकंड के भी 30 लाखवें भाग की त्रुटि दर्शाएगी। यानी 3 माइक्रोसेकंड, 3 माइक्रोसेकंड का मतलब 3 सेकंड का 10 लाखवां भाग। 3 सेकंड के कितने टुकड़े करें, 10 लाख। तब वो जो समय होगा कितना सूक्ष्म समय होगा, इतनी त्रुटि आएगी इसमें। तो देखिए यही हमारे लिए एक स्टैंडर्ड घड़ी है, यही स्टैंडर्ड टाइम का मानक बनाती है।
बात समझ रहे हैं भाई। इसी घड़ी को हम मानक मानते हैं सभी समयों के लिए, सभी समय अंतरालों के लिए। तो ये हो गई परमाणु घड़ी, ये भी काफ़ी छोटे से छोटा समय अंतराल नाप सकती है। अब इसके बाद आते हैं, एक घटना है मूल कणों का क्षय। देखिए प्रकृति में कुछ अस्थायी कण भी होते हैं, तो देखो मैं समझा दूं थोड़ा स्थायी और अस्थायी। जैसे देखिए मान लो ये पदार्थ है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, इसको मैं आग से जलाऊं नहीं या हथौड़ी से तोड़ूं नहीं, तो ये जो पदार्थ है जितना है इतना 10 वर्ष बाद भी मिलेगा। मतलब इसमें कोई खराबी ना आए, जैसे इसे दीमक ना खा ले, इसमें कोई आग ना लगा दे, इसे कोई हथौड़ी से तोड़ ना दे, तो ये पदार्थ इतने का इतना ही रहेगा। लेकिन प्रकृति में कुछ कण ऐसे भी हैं जो अस्थायी हैं, उनसे विघटन होता रहता है, उनकी जो मात्रा है वो धीरे 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 नष्ट होती चली जाती है, उससे रेडियो एक्टिव विघटन होते रहते हैं। इसको आप आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में 12th क्लास में, तब डिटेल समझ में आएगी। तो ऐसे कण अस्थायी कहलाते हैं जिनका क्षय होता रहता है, डिके जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं स्वतः ही, बिना किसी बाह्य कारक के। तो ऐसे कण अस्थायी कण होते हैं। ऐसे कणों का जीवन काल यानी जो वो अर्ध आयु काल 10⁻⁻16 सेकंड से लेके, देखिए 1 सेकंड का कितना छोटा हिस्सा हो गया, माइनस की घात है, यहाँ से लेकर 10⁻⁻24 सेकंड तक का वेरिएशन इतना हो सकता है इन अस्थायी कणों का। तो इन कणों की जो क्षय की प्रोसेस है, डिके प्रोसेस है, उन कणों के क्षय होने की जो घटना है उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करके हम किसी भी परघटना के बहुत सूक्ष्म समय अंतराल की परघटना के समय अंतराल का मापन कर सकते हैं मूल कणों के क्षय के द्वारा। ठीक है बच्चों, जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे तब थोड़ा समझ में आ जाएगी। एक घटना होती है रेडियो एक्टिव डेटिंग। अगला जो मेथड है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग में रेडियो एक्टिविटी की घटना प्रयुक्त की जाती है। इसमें देखें रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जिनका स्वतः ही विघटन होता रहता है, जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सरित होती रहती हैं और पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। ये घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इसको भी आप आगे 12th में पढ़ेंगे। तो इस घटना का अध्ययन करके, रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करके हम किसी जीवाश्म जो बहुत लंबे समय अंतराल हैं, जैसे इतने ऑर्डर के 10⁻17 सेकंड, बहुत बड़ा समय हो गया, इतने सेकंड यानी 1 पर 17 जीरो लगाइए, इतने सेकंड, बहुत बड़ी घटना हो गई। तो इतने बड़े समय अंतराल को रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग में, एक कार्बन डेटिंग, इसमें कार्बन के आइसोटोप होते हैं, उस कार्बन के एक आइसोटोप में रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, उसकी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। तो ये प्रोसेस आपको 12th में समझ में आ जाएगी। यहाँ केवल हम एक परिचित हो रहे हैं समय के मापन से। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, हर पदार्थ की एक अर्धायु होती है बच्चों। कार्बन की अलग होगी, यूरेनियम की अलग होगी। यानी अर्धायु का मतलब जो पदार्थ नष्ट होता जा रहा है। मान लो हमारे पास कोई ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, ये अस्थायी पदार्थ हैं, इनसे स्वतः ही ये नष्ट हो रहे हैं, इनसे उत्सर्जन हो रहा है विकिरणों का। तो देखें कार्बन की अलग होगी, यूरेनियम की अलग होगी, रेडियम की अलग होगी, थोरियम की अलग होगी, क्रिप्टन की अलग होगी। अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्धायु अलग अलग होती हैं। तो उसी आधार पर हम उस पूरी रेडियो एक्टिविटी की जो डिके की जो प्रोसेस है, उसके क्षय होने की, उसका अध्ययन करके हम किसी चट्टान की आयु, पृथ्वी की आयु, किसी मृत पौधे की आयु, किसी जीवाश्म की आयु का पता कर लेते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना है। जैसे पृथ्वी को कितने वर्ष हो गए, पृथ्वी जब अस्तित्व में आई तो अब तक पृथ्वी कितने वर्ष की हो गई। कोई जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है, पहले पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, उनके जीवाश्म मिलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इससे रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा उसकी आयु पता करते हैं कि जीवाश्म ये डायनासोर जो थे, ये वाली जो प्रजाति थी डायनासोर वाली, पृथ्वी पर कितने समय पहले थी, ये सब हमें पता है इसी रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से। रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से ही हमने उस समय अंतराल को मापा है। पृथ्वी की आयु भी इसी रेडियो एक्टिव डेटिंग यानी यूरेनियम डेटिंग से मापी गई है बच्चों। कोई पौधा है, कोई लकड़ी है, मृत पौधे का मतलब वो लकड़ी में बदल जाएगा, हरा होगा तो उसमें पत्ते वत्ते भी होंगे। तो कोई जो मृत पौधा है उसकी आयु,
यानी बहुत लंबी आयु को हम इस रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो अर्ध आयु में बता रहा था बच्चों कि अर्ध आयु क्या होती है। अर्ध आयु जितने समय में वो पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। जैसे हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है 10 ग्राम, अब वो 5 ग्राम कितने समय में रह गया। जैसे 10 वर्ष में कोई पदार्थ 5 ग्राम रह गया तो उसकी अर्ध आयु 10 वर्ष होगी। फिर अगले 10 वर्ष में 5 ग्राम का 2.5 ग्राम रह जाएगा। फिर अगले ऐसे 10 वर्ष में फिर 2.5 ग्राम का भी आधा रह जाएगा। यही प्रोसेस चलती रहेगी, उसका डिके होता चला जाएगा। तो बच्चों रेडियो एक्टिविटी की सहायता से हम बहुत लंबे समय अंतराल यानी 10⁻17 सेकंड तक के समय अंतराल का मापन इस विधि की द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों हमने अभी देखा कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े समय अंतरालों का हम मापन कर सकते हैं। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये रहा समय का मापन। हमने तीनों मूल राशियों का मापन सीख लिया कि लंबाई का मापन कैसे करेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लंबाइयों का मापन सीख चुके हैं, द्रव्यमान का मापन सीख चुके हैं, समय का मापन सीख चुके हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों कि देखिए इस विश्व में यानी इस ब्रह्मांड में छोटे से छोटा द्रव्यमान भी मौजूद है, बहुत छोटा और बहुत विशाल से विशाल, बहुत बड़े से बड़ा द्रव्यमान, बहुत बड़े से बड़े पिंड, विशाल से विशाल पिंड भी मौजूद हैं। वैसे ही बहुत छोटी से छोटी दूरियां भी इस ब्रह्मांड में हैं और बहुत बड़ी से बड़ी दूरियां भी इस ब्रह्मांड में हैं। जैसे परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन का आकार, प्रोटॉन का आकार, बैक्टीरिया का आकार, वायरस का आकार, ये बहुत छोटी दूरियां हो गई। यहाँ से तारे की दूरी, तारों के बीच की दूरी, गैलेक्सी का आकार, पृथ्वी का आकार, ये बड़ी दूरियां हो गई। तो बड़ी से बड़ी दूरी भी इस ब्रह्मांड में है और छोटी से छोटी दूरी भी है। इसी तरीके से समय, छोटे से छोटा समय अंतराल भी मौजूद है। जैसे अस्थायी कणों का जीवन काल, उनका अर्धायु काल बहुत छोटा है और बहुत बड़े बड़े समय अंतराल भी हैं। तो जैसे पृथ्वी की आयु बहुत बड़ा समय अंतराल हो गया, विश्व की आयु बहुत बड़ा समय अंतराल हो गया। तो यहाँ एक बहुत लंबी परास है छोटे से लेके बड़े तक। अगर हम एक लिस्ट बनाएं कि छोटी राशि और बड़ी राशि, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो द्रव्यमान हो, तो ब्रह्मांड में तीनों की परास बहुत लंबी है। तो अब हम उसकी परास की चर्चा करेंगे बच्चों। तो उस परास को सीखने चल रहे हैं। ओके, तो बच्चों देखिए अब हम परास की बात कर रहे थे, तो अब लंबाई की परास देखिए बच्चों, मैंने समय की बचत के लिए पहले से ही लिख रखी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये लंबाई की परास मैंने लिख रखी हैं। तो यहाँ देखें, इधर वस्तु का नाम लिखा है और ये उसका आकार है, और ये सब जो परास यहाँ लिखी हुई हैं वो सब मीटर में हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, सब मीटर में है। ऊपर एक बार लिख दिया है मीटर। तो देखिए छोटे से बड़े आकार की ओर चलते हैं तो देखें, इससे ये पता लगेगा कि जो विश्व है वो कितना उसका विस्तार है, ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है। तो देखें सबसे पहले प्रोटॉन की त्रिज्या, इसकी परास जो है यानी इसकी कोटि है ये 10⁻⁻15। तो बच्चों ये कोटि है, एग्जैक्ट साइज नहीं है। अब आपको मैं ये सिखा दूं कि कोटि होती क्या है। कि जैसे हमारे पास कोई संख्या हो 5.26 × 10⁻12, तो ये किस कोटि की है? इसकी कोटि का अर्थ होता है कि ये वाली संख्या, ये जो अंक है, ये अगर 5 से बड़ा है तो डिजिट में 1 ऐड कर दोगे तो 10⁻12, इसका कोटमान निकालें हैं तो 10⁻11 आ गया, क्योंकि ये 5 से बड़ी है ये संख्या, 5.26 है। अगर यही होती 3.16 गुणा 10⁻12, तो इसका कोटमान 10⁻12 ही रहता, क्योंकि यहाँ संख्या 5 से छोटी है। इसलिए हम इस पावर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, उतने का उतना ही छोड़ देंगे। तो बात समझ रहे हैं? जैसे किसी, ऐसे समझ लें एक उदाहरण और, जैसे किसी व्यक्ति के पास 5,732 रुपये हैं, तो उसके रुपयों का हमें ऑर्डर देखना है। मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ बस। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में 5.732 × देखिए 1 2 3 0.3 अंक बाद खिसकाया है 10⁻3,
तो ये कितना हो गया, बराबर इसका कोटमान निकालोगे तो ये संख्या 5 से बड़ी है, 10 की घात 4। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास जो कोटि है उसकी जो परास है 10,000 रुपये की है। अगर उसके पास 4,000 रुपये होते तो 1,000 रुपये की श्रेणी में उसकी कोटि मानी जाती। तो बात समझ रहे हैं। तो ये कोटि यहाँ पर इनकी परास लिखी हुई है बच्चों। तो देखिए, प्रोटॉन की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या यानी परमाणु के नाभिक का आकार 10 की घात -14 मीटर, हाइड्रोजन अणु का आकार 10 की घात -10 मीटर, पोलियो के वायरस का आकार 10 की घात -8 मीटर, दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है तरंगदैर्घ्य 10 की घात -7 मीटर, वायुमय अणुओं की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की दूरी, जो वायुमय अणु होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनकी क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत दूरी होती है 10 की घात -6 मीटर के ऑर्डर की होती है। लाल रक्त कणिका, आरबीसी आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी। तो लाल रक्त कणिका का जो साइज होता है उसका ऑर्डर कितना है, 10 की घात -5 मीटर। कागज़ की मोटाई इस ऑर्डर की होती है, 10 की घात -4 मीटर। मनुष्य की ऊंचाई 10 की घात 0 यानी 1 मीटर, 10 की घात 0 का मतलब 1। माउंट एवरेस्ट पर्वत है। अब हम देखिए यहाँ तक छोटी से बड़ी दूरियों की ओर जाते जा रहे हैं, इधर पॉवर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव बढ़ती चली जाएंगी। तो देखें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10 की घात 4 मीटर हो गई, समझ रहे हैं उसका ऑर्डर। पृथ्वी की त्रिज्या 10 की घात 7 मीटर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का जो कोटमान है, जो ऑर्डर है 10 की घात 8। सूर्य की त्रिज्या 10 की घात 9 मीटर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 10 की घात 11 मीटर, पृथ्वी से निकटतम तारे की दूरी 10 की घात 17 और आकाशगंगा का जो साइज है वो 10 की घात 21 मीटर। ब्रह्मांड का विस्तार यानी ब्रह्मांड का जो अब तक जो हमें ज्ञात ब्रह्मांड है उसका जो विस्तार है वो 10 की घात 26 मीटर के ऑर्डर का है। तो देखिए, कहाँ इतनी छोटी दूरी और कहाँ इतनी बड़ी दूरी। तो विश्व का परास यानी ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, कितना विशाल है। ये जो उसकी रेंज है, उसकी जो परास है, बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरी तक है। इस टेबल की समझ में आ रही होगी बच्चों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करेंगे द्रव्यमान के परास की। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चों, इस ब्रह्मांड में छोटे से छोटा पिंड मानी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यमान भी मौजूद है और बहुत विशाल से विशाल भी। तो अब द्रव्यमान के परास मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यहाँ किलोग्राम में, एसआई मात्रक किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, तो ये एसआई में ही लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि मूल कण है उसका द्रव्यमान 10 की घात -30, प्रोटॉन का द्रव्यमान 10 की घात -27 किलोग्राम, यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान 10 की घात -25 किलोग्राम, प्रोटीन अणु का द्रव्यमान 10 की घात -22 किलोग्राम, पेंसिलिन अणु का द्रव्यमान 10 की घात -18 किलोग्राम, लाल रुधिर कोशिका का जो द्रव्यमान है 10 की घात -13 किलोग्राम, साधारण कोशिका जो सेल होती है उसका जो द्रव्यमान है 10 की घात -10 किलोग्राम, धूल के कण का द्रव्यमान 10 की घात -9 किलोग्राम, वर्षा की बूंद 10 की घात -6 किलोग्राम, मच्छर 10 की घात -5 किलोग्राम, अंगूर 10 की घात -3 किलोग्राम, आलू 10 की घात -2 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। मनुष्य का वजन 10 की घात 2 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन 125 किलोग्राम है तो वो 100 किलोग्राम की ही उसमें आएगा ऑर्डर में, समझ रहे हैं। तो ये औसत द्रव्यमान लिखे हुए हैं। हाथी का द्रव्यमान 10 की घात 3 किलोग्राम, वायुयान का द्रव्यमान 10 की घात 5 किलोग्राम ऑर्डर हैं बच्चों ये। पानी के जहाज़ का जो द्रव्यमान है उसका ऑर्डर 10 की घात 8 किलोग्राम। अब हम बड़े द्रव्यमान की ओर देखें, छोटे द्रव्यमान से बढ़ते जा रहे हैं बड़े द्रव्यमानों की ओर। सभी पानी के जहाज़ 10 की घात 8 किलोग्राम, सभी महासागरों का जो टोटल वाटर है यानी कुल पानी का द्रव्यमान का ऑर्डर देखें तो 10 की घात 21 किलोग्राम। चंद्रमा, अब बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, या यहाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखें, चंद्रमा का द्रव्यमान 10 की घात 23, देखें द्रव्यमान कैसे बढ़ता जा रहा है, कितना विशाल होता जा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 10 की घात 25 किलोग्राम के ऑर्डर का, सूर्य के द्रव्यमान का ऑर्डर 10 की घात 30 किलोग्राम, आकाशगंगा के द्रव्यमान का ऑर्डर 10 की घात 41 और ज्ञात ब्रह्मांड जो अब तक हमें ब्रह्मांड जितना ज्ञात है उसका द्रव्यमान 10 की घात 55 किलोग्राम की कोटि का है। तो बच्चों आपने द्रव्यमानों के परास भी देखे कि छोटे से लेकर बड़े तक
तो यहाँ पर वस्तुएं बहुत हैं। अब मैंने मच्छर, अंगूर, आलू, मनुष्य, हाथी यही लिखे हैं, बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये है कि कितने सूक्ष्म से लेकर कितने विशाल पिंड इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, उनकी परास, यानी चाहे लंबाई के आधार पर देखें, चाहे द्रव्यमान के आधार पर देखें, चाहे समय के आधार पर देखें, ये ब्रह्मांड कितना विस्तृत है वो सिखाने का उद्देश्य है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब चलेंगे समय के परास पर। तो देखें बच्चों, ये मैंने समय अंतरालों की परास लिख रखी हैं। ये घटना, किस समय अंतराल की घटना हम देख रहे हैं वो घटना ये है, और उसका समय अंतराल यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है, क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। तो देखिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अस्थायी कण होते हैं, तो उनका जो जीवन काल 10⁻⁻24 सेकंड की कोटि का होता है। और प्रकाश अगर नाभिक को पार करे, किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक को, तो प्रकाश को जो समय लगेगा, यानी प्रकाश द्वारा नाभिक को पार करने में लगा समय जो होगा वो 10⁻22 सेकंड का होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, हाइड्रोजन परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई सा परमाणु हो, जैसे ये परमाणु है, ये उसका नाभिक है, और इस परमाणु के अंदर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का जो परिक्रमण काल है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जो परिक्रमण काल कह लो, आवर्त काल, यानी एक चक्कर पूरा करने का समय जो है 10⁻15 सेकंड। तो देखें ये कितने छोटे समय हैं। अब हम बड़े समय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10⁻8। ये परिघटनाएं आपको पता नहीं है कि ये घटनाएं हैं क्या हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हो। इसको आप धीरे धीरे 12th तक पहुंचोगे तो ये सब चीज़ें आप समझ लोगे बच्चों, कि परमाणु की उत्तेजित अवस्था क्या होती है। ये आगे आएगा, धैर्य रखिए। ध्वनि तरंग, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो ध्वनि तरंग है। उसका आवर्तकाल, जो टाइम पीरियड है, वो 10⁻3 सेकंड के ऑर्डर का है। हम लोग पलक झपकते हैं तो आँख की पलकों को झपकने में लगा समय, पलक झपकने में कितना समय लगता है, 10⁻1 सेकंड के ऑर्डर का। हृदय की धड़कनों के बीच, हृदय की जो दो क्रमागत धड़कनें हैं, जैसे हृदय धड़क रहा है, एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच का जो समय अंतराल है वो 10⁻0 सेकंड, उसका ऑर्डर है ये। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगे समय का ऑर्डर 10⁻2 सेकंड। पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रत्यय घूर्णन का आवर्तकाल, अपनी अक्ष के प्रत्यय जो पृथ्वी घूर्णन कर लेती है एक दिन में, उसको सेकंड में बदलें, उसका ऑर्डर निकालें तो कितना आएगा, 10⁻5 सेकंड। ये बच्चों आप अपने आप करके भी देख सकते हैं कि 24 घंटे को आप बदलेंगे मिनट में, फिर सेकंड में, फिर उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में, और फिर उसका ऑर्डर निकालेंगे। जैसा अभी समझाया था तो इतना ही आएगा, 10⁻5 सेकंड। पृथ्वी का सूर्य के प्रत्यय कक्षीय गति का आवर्तकाल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, उसको पूरा करने में कितना समय लगता है, 10⁻7 वर्ष, जो कि आप एक वर्ष जिसको कहते हो सेकंड में बदलोगे तो उसका ऑर्डर इतना आ जाएगा। मनुष्य की औसत आयु का जो समय है, मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है, तो 100 वर्ष का जो कोटमान निकालोगे वो कितना आएगा, 10⁻9 सेकंड आएगा। पृथ्वी पर मनुष्य कितने समय पहले प्रकट हुआ, यानी मनुष्य का जो उत्पत्ति हुई, यानी पृथ्वी पर मनुष्य कितने समय पहले उत्पन्न हुआ था, कब से मानव सभ्यता स्टार्ट हुई, मतलब मनुष्य कब पैदा हुआ, तो वो है 10⁻13 सेकंड। ब्रह्मांड की आयु, यानी अब तक ब्रह्मांड हमारा कितने समय का हो चुका है, 10⁻17 सेकंड का हो चुका है। तो बच्चों देखो कितने सूक्ष्म समय अंतराल भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं और बड़े भी मौजूद हैं। तो अब बच्चों इन तीनों सारणियों में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ये सारणियाँ आपको याद नहीं करनी है, इनका उद्देश्य केवल आपको समझाने का है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, उसकी परास कितनी विशाल है, कितनी रेंज है उसकी, चाहे वो समय के परिप्रेक्ष्य में हो, या द्रव्यमान के, या फिर लंबाई के। तो इंटरेस्टिंग बात इस टेबल से देखें, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो विचित्र आंकड़े आ रहे हैं, उनका आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखें इस टेबल में अगर हम देखें तो ये छोटे से छोटा समय, ये बड़े से बड़ा समय, बीच में देखो ये आ रहा है 10⁻0, और वो क्या है, हृदय की धड़कनों के बीच का समय अंतराल और आँख की पलकों को झपकने में लगा समय। तो ये मनुष्य से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो बीच में देखो मनुष्य ही आ रहा है, मनुष्य से रिलेटेड बात आ रही है कि मनुष्य के हृदय की जो धड़कन है उसके बीच का समय अंतराल इतने ऑर्डर का है, तो बीचों बीच में मनुष्य आया। अब आप देखें ये समय की बात हुई। अब आप इसमें देखें द्रव्यमान की परास में, देखें ऊपर छोटे से छोटे द्रव्यमान हैं, माइनस में चलते चले आ रहे हैं,
और ये बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए प्लस में कहाँ तक पहुँच गए, 10⁵55 तक पहुँच गए। इसमें भी बीचों बीच में देखो ये चीज़ आ रही है, ये मनुष्य आ रहा है, मनुष्य लगभग बीच में ही आ रहा है। देखो ये बहुत छोटे द्रव्यमान होने लगे, यहाँ से बहुत बड़े द्रव्यमान होने लगे। तो देखिए क्या सिमेट्री है, क्या संयोग है कि मनुष्य बीच में आ रहा है। और एक चीज़ और देखिए इस वाली टेबल में जो मैंने आपको भी बताई थी, बेटा यहाँ ये पकड़ लेना, एक सेकंड बच्चों। इसमें भी देखें लंबाई का ऑर्डर देखो कितना छोटे से लेकर के आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो बीच में देखो मनुष्य की ऊंचाई आ रही है 10⁻0। तो इसीलिए भाई देखें क्या ये कैसा संयोग है। और मनुष्य ही इस सृष्टि की एक उत्कृष्ट रचना कही जाती है कि ईश्वर द्वारा जो प्रकृति रची गई है उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और हम यहाँ फिजिक्स में भी देख रहे हैं कि जो विश्व का विस्तार है उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य ही मिडिल में आ रहा है। तो क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बच्चों ये बात आपको बहुत रोचक लगी होगी। अब एक रोचक तथ्य और देखिए, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि विश्व में जो लंबाई है, सबसे छोटी लंबाई जैसे इस ऑर्डर की है और सबसे बड़ी इस ऑर्डर की है, इसका मैं अनुपात निकालूं, सबसे छोटी है 10⁻−15 और सबसे बड़ी 10⁻26, याद रहेगी। तो 10⁻26 बटे 10⁻−15 करते हैं बच्चों, 10⁻26 बटे 10⁻−15, यही तो थी। देखो 10⁻−15 और ये 10⁻26, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का अनुपात अगर देखें तो कितना आ रहा है, 10⁻41 ये अनुपात आया। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या विशेष बात बता दी। तो ये मैंने लंबाई के केस में निकाली है, लंबाई के केस में। अब बच्चों अगली टेबल पे चलते हैं। अब बच्चों समय पर आ जाइए। समय अंतराल में देखो सबसे छोटा समय 10⁻−24 आपको दिख रहा है और सबसे बड़ा 10⁻17। इनका अनुपात निकालते हैं, 10⁻17 बटे 10⁻−24। इसको जब हल करेंगे ये ऊपर जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी तो 10⁻41 ही आ रहा है। देखें लंबाई के केस में ये अनुपात है, समय के केस में ये अनुपात है। तो क्या एक संयोग है प्रकृति में, ब्रह्मांड में। अच्छी लग रही होगी बच्चों ये बात। अब आप कहेंगे सर द्रव्यमान की ओर बताओ। तो अब ये द्रव्यमान में देखें बच्चों, सबसे छोटा 10⁻−30 है और देखें सबसे बड़ा 10⁻55 आया था। तो इनका अनुपात भी देख लेते हैं, 10⁻55 और छोटे में ऑर्डर कितना था, 10⁻−30। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻85 आया बच्चों, 10⁻85 समझ रहे हैं। इसको ऐड किया तो अब इसको एक लगभग अगर देखें तो इसको 10⁻82 भी लिख सकता हूँ, एक लगभग में, लगभग। तो लगभग वही संख्या, वही एक रेशियो निकल के आ रहा है। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 10⁻41 का वर्ग। तो लगभग उसी रेंज में पहुँच गए, यहाँ वर्ग आ गया। तो ये कि विचित्र संख्या आ रही है, एक क्या संयोग है। तो बच्चों इसका फिजिक्स से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन हम ब्रह्मांड में सिमेट्री की बात कर रहे थे कि पहले चैप्टर में बताया था कि प्रकृति सममिति को पसंद करती है। तो देखें चाहे लंबाई की बात हो, चाहे समय की बात हो, चाहे द्रव्यमान की बात हो। अब यहाँ अगर हमने एक तुकबंदी बनाई है, एक आंकड़ा निकालने की कोशिश की है, तो भी देखो सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो है ना बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, तो आप लोगों ने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अभी आपने परास देखी थी, लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये आंकड़े, ये जानकारी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक लगी होगी और आनंद आया होगा। तो देखें भाई प्रकृति कितनी सुंदर है, इस बात से आप अंदाज़ लगा रहे हैं और ये चीज़ फिजिक्स में ही पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम केवल इतनी ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बच्चों लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और उसको शेयर करना ना भूला करें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।